हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ। क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस डिस्कशन क्लास और डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में बीते क्लासों में हमने 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसका एक मॉडल आंसर हमने लिखने का प्रयास किया कि क्या क्या की पॉइंट हो सकते हैं। बेसिकली हम की पॉइंट पे ही अपने आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको एक बेनिफिट और एक एज इस रूप में मिल सकता है कि आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो अपने जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो 68 बीपीएससी मेंस और 69 बीपीएससी मेंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन 67 बीपीएससी से उठाएंगे मेंस के। बेसिकली पीछे लोग कहते हैं कि कमीशन रिपीट नहीं करता क्वेश्चन, जबकि जब मैं क्वेश्चन को तैयार कर रहा था मेंस को, मैंने ये देखा कि आपके नैनो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन 69 में भी थे, 68 में थे और 67 में भी हैं। तो बार बार आपका वही एक दायरा बांध कर रखना कहीं ना कहीं शब्दों को सीमित कर देता है, तो आप अलग क्वेश्चन पर एफर्ट नहीं कर पाओगे। तो हम ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, जो एक लव्वल वाव मिलता जुलता है क्वेश्चन का, उसको स्किप कर देंगे और अपनी इस क्लास में 67 बीपीएससी में पूछे गए उन क्वेश्चन को उठाएंगे जो क्वेश्चन नए हैं। क्योंकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिकली आपका अप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी न किसी रूप से टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाता है। अगर आपसे जनसंख्या निवारण को लेकर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें भी ये पूछ सकता है कि कैसे कम किया जा सकता है, क्या तकनीकी मेथड यूज किए जाते हैं। अगर आपको पर्यावरण ह्रास हो रहा है, उसे कम करने से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें तकनीक की क्या भूमिका है, तकनीक से क्या लाभ हो सकता है पर्यावरण प्रदूषण कम करने में, ये कनेक्टिविटी कर देगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो भी सेक्शन है, चाहे आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी ले लीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी ले लीजिए, इसके अलावा आपका जो और भी जो पार्ट है साइंस टेक के, उसकी भूमिका कहीं ना कहीं तकनीक से जोड़कर पूछी जाती है। तो आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या हैं और क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, क्या की पॉइंट हो सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे इस इनिशिएटिव को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को जिनकी हमारी नीड है, जो हमारे इस प्रोग्राम से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं, वो हमसे जुड़ें और हम अपना बेशक प्रयास करेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम का वो हिस्सा बन पाएँ और अ, इस प्रोग्राम का लाभ ले पाएँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्रैक नाउ को अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने सर्कल में शेयर कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी वरदान से अधिक अभिशाप है। प्रौद्योगिकी वरदान से अधिक अभिशाप है। तो पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करनी है आपको। जैसा मैंने चर्चा किया आपसे कि तकनीक की भूमिका किस एंगल से जोड़कर पूछ देगा, वो चीज इंपॉर्टेंस रखती है आपके बीपीएससी मेंस एग्जाम में। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी पूछा है कि प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है। तो आपको ज्यादा फोकस जो करना है वह अभिशाप पे करना है, क्योंकि क्वेश्चन का फोकस जो है बेसिकली वह अभिशाप पे है। तो वरदान से अधिक अभिशाप है प्रौद्योगिकी, और पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करनी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ अ कर्स देन अ ब्लेसिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो प्रौद्योगिकी वरदान से अधिक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में हमें इस कथन की पुष्टि करनी है। तो जनरली आप देखेंगे कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसमें बाद में जाके इलेक्ट्रिकल ई वेस्ट निकल कर आता है, फिर आपकी ऊर्जा एनर्जी जो डिमांड है वह बढ़ रही है, उसके लिए कोयले को जलाया जाना, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, और इसके अलावा संसाधनों की कमी किस रूप में देखी जाती है। क्योंकि जब एक पर्टिकुलर स्पेस में, पर्टिकुलर एरिया में जनसंख्या बढ़ती है, लोग माइग्रेट करके जाते हैं, तो संसाधनों पर दबाव पड़ता है। तो संसाधन की कमी किस रूप में निकल कर आती है, उसको हम देखेंगे।
प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है, प्लास्टिक प्रदूषण किस रूप में बढ़ रहा है और क्या इसकी संभावना है कि यह पर्यावरण ह्रास में योगदान देता है, इसके संदर्भ में आप देखेंगे। और इसके अलावा जो परिवहन उत्सर्जन है, जब गाड़ियां चलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उससे भी भारी मात्रा में कार्बन रिलीज होता है और प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो ये सारे एंगल हैं, अगर आप ये सारे पॉइंट आपस में कनेक्ट कर पाते हो तो इस आंसर को आप बेसिकली बहुत अच्छे से लिख पाते हो, जिसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, आपके प्लास्टिक प्रदूषण, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रहा है मात्रा, वो उसको आप देखेंगे। परिवहन उत्सर्जन देखेंगे, जिसमें परिवहन उत्सर्जन में बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका एमिशन होता है, और नॉर्मल जो एक टेम्परेचर अर्थ का होना चाहिए उससे बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली प्रौद्योगिकी वरदान से अधिक अभिशाप है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा, जो हमारी भूमिका होगी, बेसिकली हम देखेंगे, लिखेंगे कि बीते वर्षों में क्योंकि तकनीकी डेवलपमेंट काफ़ी तीव्र गति से बढ़ा है, और इस तीव्र गति के कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट भी हो रहा है। हर वो चीज़ें जो तेज़ी से बढ़ सकती हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ ग्रोइंग, वह बढ़ रही है। तो इस रूप में निसंदेह तीव्र प्रगति हुई है, लेकिन इसके हानिकारक परिणाम भी हुए हैं। तो तीव्र प्रगति के साथ हानिकारक परिणाम हुए हैं, इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। और फिर क्या रीज़न है, क्या क्या एंगल हैं जिस पे हमने अभी चर्चा की, उसी को हमें लिखना है। तो जैसे हम देखेंगे कि कैसे देखा जा सकता है इसको कि प्रौद्योगिकी वरदान से अधिक अभिशाप है। तो पहला पॉइंट आपका जो मेन कंटेंट पार्ट में आएगा वह होगा औद्योगिक प्रदूषण। आप इसे इस रूप में लिखेंगे, औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण किस रूप में जो है पर्यावरण को ह्रास करता है, देखेंगे। तो प्रौद्योगिकी के आगमन ने उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाया है। जब से प्रौद्योगिकी बढ़ी है, तकनीकी का इस्तेमाल हम अपने एक्सट्रीम रूप में कर रहे हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी आए दिन इंट्रोड्यूस होती है हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जो हमारे शोध संबंधी जो वैज्ञानिक हैं। तो तकनीकी आए दिन उसका विकास हो रहा है, लेकिन इसके तीव्र हानिकारक प्रभाव भी हैं। किस रूप में है? उत्पाद और खपत में वृद्धि हुई है, तकनीकी वृद्धि हो रही है तो इसमें उत्पाद और खपत में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, फैक्ट्रियों से ग्रीन हाउस गैस, जहरीली रसायन गैसें और पर्टिकुलर मैटर जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, जो वायु और जल मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। तो आपके सबसे पहले औद्योगिक प्रदूषण से जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की भूमिका बढ़ी है। ग्रीन हाउस गैसेस की भूमिका बढ़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बढ़ रहा है, और इसके साथ ही वनस्पतियों वनस्पतियों और भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। तो औद्योगिक प्रदूषण इस रूप से जो है अपना प्रभाव डालती हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जो इसकी वृद्धि हो रही है कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तीव्र गति से अप्रचलित होते हैं। नई टेक्नोलॉजी आने से जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वह कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन हो जाता है, तो वह जो गति है या फिर जो मॉडल है वह डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, तो वह अप्रचलित अवस्था में आ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, जिसे हम ई कचरा कहते हैं, उसकी वृद्धि होती है। और इसके अनुचित निपटान से, अगर इसका एक प्रॉपर तरीके से निस्तारण ना किया जाए, तो सीसा, पारा, कैडमियम जैसे जो तत्व हैं वह प्रकृति में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट इसमें आ जाएगा। दूसरे पॉइंट में आपका आ जाएगा ई वेस्ट।
ई वेस्ट, जिसे हम ई कचरा कहते हैं, जिसमें सीसा, पारा और कैडमियम की मात्रा प्रकृति में बढ़ने लगती है। क्योंकि इसका प्रॉपर निस्तारण नहीं होता, तो इससे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलते हैं उसमें इन सब एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, सीसा, पारा, कैडमियम। तो उचित निस्तारण ना उचित निस्तारण ना होने के कारण इनकी भूमिका नेचर में बढ़ने लगता है, पर्यावरण में बढ़ने लगता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग जन्म लेते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा की खपत। ऊर्जा की खपत में हम देखेंगे कि प्रौद्योगिकी ने एक ऊर्जा कुशल समाधान पेश किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और मशीनरी के प्रसार के कारण जो जीवाश्म ईंधन है उनकी उनका इस्तेमाल भी उस रूप में बढ़ा है और वह प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत बने हुए हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है और जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। तो जिस प्रकार से तकनीकी ने ऊर्जा खपत, जो डिमांड और सप्लाई का जो एक अनुपात है उसको बढ़ाया है, उस रूप में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जीवाश्म ईंधन का प्रयोग जो है उसकी मात्रा भी बढ़ी है। क्योंकि जब जीवाश्म ईंधन का उपयोग ज़्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पर्यावरण में रिलीज की जाती है और वह कार्बन उत्सर्जन की वृद्धि होती है और जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। तो आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका है ऊर्जा की खपत। ऊर्जा की खपत, क्योंकि मशीनीकरण बढ़ा है, मशीनीकरण बढ़ा है, लेकिन जो जीवाश्म ईंधन संबंधी जो ऊर्जा है, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बढ़ा है, जिससे पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन और जो क्लाइमेट चेंज है वह रूप देखने को मिला है। तो आपका यह औद्योगिक प्रदूषण हमने देखा किस प्रकार से ई वेस्ट जो है सीसा, पारा और कैडमियम के माध्यम से पर्यावरण में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। और ऊर्जा की खपत में मशीनीकरण बढ़ा है और इसके साथ साथ जीवाश्म ईंधन की उपयोगिता भी बढ़ी है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन क्लाइमेट चेंज में अहम योगदान देते हैं। इसी रूप में हम देखें तो संसाधनों की कमी भी हुई है। संसाधन की कमी इस रूप में हुई है कि प्रौद्योगिकी का उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण पर बहुत अधिक निर्भर करता है। किस मात्रा में हम नए नए रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं, नए रिसोर्सेज की खोज कर रहे हैं, यह तकनीकी रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें संसाधनों की कमी और पर्यावरण गिरावट आती है, क्योंकि विभिन्न तकनीकी का इस्तेमाल करके खदानों को खोद करके एनर्जी के लिए कोयला निकाला जाता है, जिसका एक रेपरकशन पर्यावरण पर देखा जाता है। तो इस रूप में संसाधनों की कमी भी होती है और पर्यावरण गिरावट होती है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण के लिए आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी धातुओं और खनिजों जैसी सामग्रियों के लिए खनन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप आवास विनाश, मिट्टी का क्षरण और जल प्रदूषण होता है। तो जैसा हमने चर्चा किया कि जब जनसंख्या बढ़ेगी उसके लिए, जब शहरीकरण बढ़ेगा, शहरीकरण की जरूरत होगी, लोग अपने बेसिक नीड्स के लिए शहर की तरफ रुख करेंगे, शहर की तरफ माइग्रेट करेंगे, तो एक पर्टिकुलर स्पेस में जंगलों को काटा जाएगा और उसके लिए एनर्जी की भरपूर पूर्ति के लिए खदानों को खोदा जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं रिपरकशन अपना पर्यावरण पर दिखाएगा। तो इस रूप में आवास का विनाश, मिट्टी का क्षरण और जल प्रदूषण बढ़ता है, जिससे विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो संसाधनों की कमी होती है। संसाधनों की कमी होने के कारण आपका फोर्थ पॉइंट है संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी, जिसमें जब संसाधन कम होते हैं तो खनन जैसी गतिविधि की जाती है। खनन जब किया जाता है तो उसमें पर्यावरणीय जो बदलाव है वो देखने को मिलते हैं। पर्यावरणीय बदलाव
देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आवास की कमी होती है। आवास की कमी है तो उसके लिए पेड़ों को काटा जाता है, जंगलों को काटा जाता है। जब आवास की कमी होगी तो पेड़ों को काटा जाता है, जिससे पर्यावरणीय बदलाव दिखाई देते हैं। पर्यावरणीय बदलाव दिखाई देते हैं। तो यह संसाधनों की कमी के कारण होता है। प्लास्टिक प्रदूषण, आप देखेंगे कि प्लास्टिक वर्तमान समय में मुख्य एक भूमिका निर्वहन करता है, जिसमें पैकेजिंग की सामग्री, विभिन्न तकनीकी उत्पाद और अन्य जो संसाधन हैं वह प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। इन प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक जो है एक दीर्घ समय में उसका निपटान होता है, दीर्घ समय में वह क्षरित होती है, या कहें कि एक लंबा समय ले लेती है। तो अगर इसका एक उचित निपटान न किया जाए और पुनर्चक्रण न किया जाए तो यह मानवीय परिवेश के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि इनका निस्तारण पर्यावरण में हमारे, या फिर महासागरों में, नदियों में और लैंडफिल में प्लास्टिक प्रदूषण का निस्तारण किया जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर निस्तारण ना हो, उचित निस्तारण ना हो, तो यह समस्या के रूप में उत्पन्न होते हैं और विभिन्न जो समुद्री जीव हैं और पारिस्थितिक तंत्र के अन्य जीवों पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो प्लास्टिक प्रदूषण यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण की भूमिका पर्यावरणीय ह्रास में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्लास्टिक प्रदूषण। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, परिवहन उत्सर्जन। परिवहन उत्सर्जन किस रूप में आएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि परिवहन के माध्यम से जो जैव ईंधन है, जो पेट्रोल और डीजल की जो ज्वलित अवस्था होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन अधिक मात्रा में पर्यावरण में रिलीज होता है और वह ग्रीन हाउस गैस को जन्म देता है। तो परिवहन उत्सर्जन इस रूप में हो जाता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस और वायु प्रदूषण की को बढ़ावा देता है, और इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग और वायु गुणवत्ता संबंधी जो मुद्दे हैं वह उभर कर सामने आते हैं। तो परिवहन उत्सर्जन इस रूप में पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो ये हमारा मेन कंटेंट पार्ट हो गया, जिसमें हमने संसाधनों की कमी, प्लास्टिक प्रदूषण, परिवहन उत्सर्जन, ई वेस्ट, इस सब चीज़ों को एक्यूमुलेट किया अपने आंसर में। बेसिकली देखिए, आंसर राइटिंग का जो मेन पर्पस होता है वह आपका कनेक्टिविटी दर्शाना होता है, कि कैसे आप जो चीज़ें डेवलपमेंट में आगे जा रही हैं वही हमारे लिए नुकसानदायक भी हो रही हैं। जैसे हमने देखा कि परिवहन से कारण हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाना आसान हो गया। ट्रांसपोर्टेशन हमें विद इन सेकेंड एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर कहें इंटरनेशनली हम विद इन डेज पहुंच सकते हैं। लेकिन उसका निगेटिव असर भी तो पड़ रहा है। निगेटिव असर आपका पर्यावरण ह्रास के रूप में पड़ रहा है। तो यह ह्रास जो होता है वह तकनीकी का जो निगेटिव पक्ष है उस रूप में उभर कर सामने आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी पार्ट था। निष्कर्ष में हम देखेंगे तो निष्कर्ष बेसिकली आपका इस रूप में हुआ कि जबकि प्रौद्योगिकी ने कई प्रगति और सुविधाएं प्रदान की हैं, क्योंकि विकास हुआ है तो प्रगति और सुविधाएं प्राप्त हुई हैं हमें। तो जबकि प्रौद्योगिकी ने कई प्रगति और सुविधाएं प्रदान की हैं, इसके अनियंत्रित विकास और उपयोग ने गंभीर पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दिया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी नियमों, नीतियों, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और साथ ही साथ स्वच्छ और टिकाऊ प्रौद्योगिकी है उसको विकसित करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। जब आप अपने आंसर को समाप्त करेंगे तो इसमें बेसिकली तकनीकी ने हमें वह अवसर दिया है कि हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ, लेकिन उसकी जो निगेटिव पक्ष हैं उसको सप्रेस करने के लिए जो विभिन्न प्रभावी नियम हैं, जो सरकारी कानून हैं, जो पॉलिसीज़ हैं और व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपके अवेयरनेस को संदर्भित करती है, कि आपको भी पर्यावरण के ह्रास को रोकने के लिए जो एक मूलभूत चेतना की आवश्यकता है वह आपके अंदर होनी चाहिए इस अवेयरनेस के रूप में।
तो यह हम सब की जिम्मेदारी है। पर्यावरण का ह्रास हो रहा है तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होगा, उससे सभी प्रभावित होंगे और आप भी उसकी जद में आएंगे। तो यह आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपकी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि रिसोर्स जो उपलब्ध हैं उसका सतत रूप से इस्तेमाल हो सके, तो उस रूप में आप इस्तेमाल करें। और पर्यावरण ह्रास में योगदान देने वाले जो विभिन्न कारक हैं, उस कारक के संदर्भित आपका जो आपकी जो भूमिका है उसका निर्वहन करें। तो इस रूप में पॉलिसीज और नीतियां और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ आपके जो नवीन प्रौद्योगिकी इस रूप में डेवलप होनी चाहिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी डेवलप होनी चाहिए, ताकि पर्यावरण का ह्रास कम से कम हो सके और जो सतत भारत की कल्पना है, सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कल्पना है, उसको पूरा किया जा सके। तो इस रूप में आप इसको निष्कर्ष को लिखते हैं और आपका आंसर कंक्रीट होता है। बाकी आप अगर इसके इतर कोई और पॉइंट जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जहां पर आपको डेली एक क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप उस क्वेश्चन को हमें सबमिट करते हो लिखकर, आपका रिव्यू विद इन 72 आवर्स दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी सर्कल में अपने फ्रेंड के बीच में इसे शेयर कीजिए, ताकि हमारा यह इनिशिएटिव लोगों तक पहुंचे और आप इससे लाभान्वित हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।